मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी और भारतीय बैंकिंग फेडरेशन के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ से जो संबंध रखती है उसके दिल्ली अध्यक्ष रहे हैं भाई छत्रपाल वाल्मीकि जी, और इस समय हैं महरौली जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार जी। नमस्कार। छत्रपाल जी, पिछले दिनों 6 जनवरी को जो हुआ, क्या वह सही हुआ? 6 जनवरी की जो आप बात कर रहे हैं सुभाष जी, तो 6 जनवरी को जो दिल्ली नगर निगम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ सुभाष जी, देखिए, दिल्ली की जनता ने और पूरे देश के सभी लोकतंत्र प्रेमी लोगों ने जो घटना दिल्ली नगर निगम के सदन में हुई उसको देखा, और ये घटना दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसी एक दर्दनाक घटना हुई है ये। और सही अर्थों में इस घटना ने सभी लोकतंत्र प्रेमियों को, जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, ऐसे सब लोगों को आहत किया है। और जो दिल्ली के अंदर सरकार काम कर रही है, जिसका नेतृत्व केजरीवाल कर रहे हैं, ये सारे लोग वो लोग हैं जो संविधान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहे हैं। तो 6 जनवरी का जो घटनाक्रम है वो निश्चित रूप से दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में बड़ा दुखदायी है। और ये सबने देखा है, सदन में जिस प्रकार का व्यवहार आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पहुंचे हुए थे, जो दिल्ली सरकार द्वारा नामित हैं, ऐसे विधायकों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, तो ये राजधानी के अंदर इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। शर्म की बात है जिन लोगों को दिल्ली की जनता को लेकर के, दिल्ली की जनता की चिंता करनी चाहिए, और जो लोग बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि हम निगम में ये कर देंगे, ऐसा निगम दे देंगे, वैसा निगम दे देंगे, तो ये जो घटना हुई है, इस घटना ने ये अवश्य बता दिया कि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली को कैसा निगम देना चाहती थी। अब ये जो मैं थी की बात कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो जो पीठासीन अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए जो नामित मनोनीत पार्षद हैं, जो उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए, और उपराज्यपाल महोदय ने जो मनोनयन किया था वो उनके संवैधानिक अधिकार की दृष्टि से किया था, और ये उनको अधिकार है। लेकिन इस बात से भयभीत आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने, क्योंकि उनको यह पता है कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो निर्वाचित तो निश्चित रूप से हो गए हैं, पर वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, और वो अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वाह करने की दृष्टि से इनको ऐसा लगने लगा कि ये जो महापौर उप महापौर हैं, इनके चुनाव में कहीं पर मत जो है वो महापौर जो भाजपा के दृष्टि से उम्मीदवार हैं,
उनको ना मिल जाए, तो इस कारण से इन्होंने ऐसा किया। और वहां जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, जर्नैल सिंह जो विधायक है आम आदमी पार्टी का, ये इस विषय को लेकर चर्चित रहा है पहले भी। पूरा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है ये। और वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को चोटें आई। हमारी देवली की निगम पार्षद है एक, उसकी उंगली में चोट आई है। इन्होंने महिलाओं को भी नहीं देखा। महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। और वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार था, ये पूर्ण रूप से असंसदीय था, अलोकतांत्रिक था, और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। छत्रपाल जी, मेरी जानकारी में कुछ ऐसी जानकारी भी आई कि कुछ लोगों के पैसे खोए, गिरे या जेब कटी भी हुई। वो करने वाले लोग वहां कहां पहुंचे और कौन से थे? अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसका मतलब किन लोगों को, भाई जेब जिन पार्षदों की कटी है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मतलब पार्षद हैं, और उन्होंने शिकायत ऐसी की है। तो किस प्रकार के लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और उनमें से कौन कौन लोग निर्वाचित होकर के वहां गए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस सदन के अंदर जेब कतरे पहुंच गए हैं, उस सदन के अंदर उठाई गिरे पहुंच गए हैं। और ये दुखदाई बात है। ये दिल्ली के जनता के साथ भद्दा मजाक हुआ है। जिस प्रकार के, अब देखिए, क्योंकि लोग हैं, सबको अपना अपने मत देने का अधिकार है। उन्होंने अपना मत दिया है, वो सम्मानित नागरिक हैं, सम्मानित मतदाता हैं, उनके निर्णय को स्वीकार किया जाता है और हम सब लोग स्वीकार करते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन ये जो सुभाष जी आपने कहा है, और ये बड़ा दुखदाई विषय है, और मुझे इस बात से निश्चित रूप से बड़ा कष्ट हुआ है। क्योंकि मैंने भी कई जगह ऐसी चर्चा सुनी कि भाई इस तरह से कि मेरे पैसे खो गए, कि मेरा मोबाइल खो गया, कि मेरी ये सामान खो गया। कई तरह की चर्चाएं चल रही है। आम आदमी पार्टी के भी कई लोगों में, ग्रुपों में ये व्हाट्सएप पे खेल खेला जा रहा है कि भाई वहां पर इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो ये निश्चित रूप से, इसके अलावा जैसे कि ये प्रक्रिया तो चली रही है, मगर उनका एक तर्क है कि जो नॉमिनेट जो पार्षद है वो वोटिंग नहीं कर सकते। ये बात संविधान में लिखी हुई है। फिर वो बार बार ये कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी हमें लिखित में दे। जब है ही नहीं वोटिंग का अधिकार, तो उसमें लिख के देने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, और क्यों नहीं भाजपा उनको लिखित में देने का आश्वासन दे रही है? देखिए, उनको लिखित में देने का कोई तर्क नहीं है। पीठासीन अधिकारी वो जो पार्षद है उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। पीठासीन अधिकारी संविधान के प्रति जवाबदेह है। पीठासीन अधिकारी निगमायुक्त का जो संवैधानिक वहां उसका दिल्ली नगर निगम का बाई लॉज है उसके प्रति जवाबदेह हैं, उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। इसलिए उनको लिखित में देने का कोई औचित्य है नहीं, कोई मामला बनता नहीं है ऐसा। कई जगह कई लोगों ने, मेरे जैसे और भी जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये पूछा भी आम आदमी पार्टी से, जब आपको लगे कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो वो कह रहे नहीं, कोर्ट नहीं, हमें तो सदन में ही आश्वासन चाहिए, और अगर कोई भी गैर कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है और जो गैर कानूनी होगी उसको हम कोर्ट में चैलेंज ना करके हम तो यही फैसला करेंगे। और वो एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि सदन ना गठन हो पाए ना चल पाए। इस परिस्थिति को कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, ये जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट रूप से ये समझ में आता है कि किस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है वो है, और किस प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि रही होगी, कैसे वो लोग हैं। जिस तरह से वो कोई सड़क नहीं है, वो सदन है। सदन में तो सदन की मर्यादा के अनुरूप ही व्यवहार करना होगा, और जो लोग सदन की मर्यादा के अनुरूप ही व्यवहार नहीं करेंगे तो संवैधानिक दृष्टि से जो चीजें बनती हैं, पीठासीन अधिकारी उन चीजों को करेंगे। और पहले भी ऐसा होता रहा है, पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। और जो ऐसी कोई गलत चीज होती है जो निश्चित रूप से मान लीजिए संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना है और इस तरह की चीजें होती है, तो निश्चित रूप से
भारत के संविधान ने सबको ये अधिकार दिया है कि वो अपनी बात कानून सम्मत तरीके से जो मंच होता है वहां पर जाकर रखें, तो वो मंच बनता है बाद में अदालत बन रहता है। तो और ऐसा पहले होता भी रहा है, ऐसा राज्यों में हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार रात को 12:30 बजे रमेश भंडारी जी को शपथ दिला दी गई थी। मुख्यमंत्री रमेश भंडारी जी ने शपथ दिला दी थी जगदम्बिका पाल जी को वहां पर। तो उसको लेकर के हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति को मिले थे और बात की गई थी। राष्ट्रपति ने उस विषय पर संज्ञान लिया और कार्रवाई हुई थी जी। सुप्रीम कोर्ट वो उसको निरस्त किया गया था उस सारे मामले को। तो ऐसा जो है ये सब चीजें ध्यान में रखने की है। तो अगर ऐसा कोई निर्णय होता है, इस प्रकार की कोई बात होती है, तो आप स्वतंत्र हैं। आप दिल्ली उच्च न्यायालय है उसमें जा सकते हैं। जब आप उपराज्यपाल को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय जा सकते हैं उनके अधिकारों को लेकर के, तो तब क्या हुआ था? तब भी आप सड़क पर निर्णय करते ना। लेकिन आप उपराज्यपाल को लेकर के आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वहां आपको लताड़ा, आपको डांटा, फटकार लगाई हाई कोर्ट ने कि भारत के संविधान ने संवैधानिक शक्तियां हैं उपराज्यपाल के पास और ये सब करने का अधिकार उनको है। छत्रपाल जी, ये तो ही नगर निगम की अभी फिलहाल की चर्चा। कुछ समय से दिल्ली सरकार की कई व्यवस्थाओं में लचर नजर आ रही है, नाकाम नजर आ रही है, जिसमें कि वो समय से समयबद्ध तरीके से उन योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही। जैसे कि राशन वितरण प्रणाली एक है कि पिछले 3 महीने से राशन वितरण प्रणाली ठप सी पड़ी हुई है। किसी महीने का राशन किसी महीने मिल रहा है, 2-2 महीना, 1-1 महीना, 1.5 महीना लेट मिल रहा है। जिस गरीब को राशन 1 महीने बाद मिलेगा, 1 महीने वो क्या खाए? देखिए, ये जो एक विषय है ये बड़ा गंभीर मामला है और भारतीय जनता पार्टी तो ये बात प्रारंभ से ही कहती आई है कि ये लोग सही अर्थों में तो इस प्रकार के काम करने के लिए करने की स्थिति में है ही नहीं और ये नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये प्रमाणित हो चुका है, सब जानते हैं। दिल्ली की जनता को ये बड़ा कड़वा अनुभव कोरोना कालखंड में भी मिल चुका है। जो सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को, अपने प्रदेश के जो कोरोना पीड़ित नागरिक थे उनको ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई, उनको वैक्सीन नहीं लगवा पाई, इस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आप देखिए, जो आपने बात कही राशन वाला विषय, और ये तो वो स्थिति थी कि जब राशन जो है वो केंद्र सरकार इनको उपलब्ध कर रही है। तो जो लोग होम डिलीवरी, राशन की होम डिलीवरी की बात कर रहे थे, वो लोग डीलर तक भी राशन केंद्र से लेकर नहीं पहुंचा पाए। तो जो लोग डीलर को नहीं दे पाए, जबकि डीलर ने वो देना था आगे, इनकी व्यवस्था के अनुसार उसका वितरण होना था, ठीक, जो ये नहीं कर पाए, तो ये लोग घर घर राशन कैसे डिलीवर कर देते? तो इससे समझ आता है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा, छल दिल्ली की जनता के साथ ये करा है इन्होंने। और ये नाकाम लोग हैं जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, ये कट्टर भ्रष्ट हैं अपने आप में। सब जानते हैं इस बात को कि कट्टर भ्रष्ट। कुछ समय से वाईफाई भी काम नहीं कर रहे हैं, जो सीएम वाईफाई थे, जो युवाओं को पढ़ने के लिए मिल पा रहे थे कि अभी आप पेपर आने वाले हैं। लगभग 2-3 महीने, 4 महीने के अंदर लगभग बहुत सारे बच्चों के पेपर होने वाले हैं और उस समय वाईफाई का बंद हो जाना लोगों की, जो युवा हैं, बालक हैं, उनकी पढ़ाई व्यवस्था पर कितना असर डालेगा? देखिए, निश्चित रूप से इस समय जो विद्यार्थी है वो अपने एग्जाम्स की तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में है और वाईफाई अपने आप में एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से आजकल डिजिटलाइजेशन चीज़ों का हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो वो जो विद्यार्थी, वो जो युवा था, नौजवान था, जिसने बड़े बड़े सपने संजोए थे और इस सरकार ने उनको बहुत बड़ी बड़ी टॉफियां दी थी कि हम फ्री वाईफाई देंगे, स्थिति स्पष्ट है। तो ये सरकार उनको वाईफाई देने के लिए भी असमर्थ है, तो उनका क्या भविष्य रहेगा? इन्होंने सही अर्थों में उन युवाओं के, उन गरीब युवाओं के भविष्य को अधर में डाल दिया है, अंधकार में बनाने का इनका षड्यंत्र है ये निश्चित रूप से। ये जो शिक्षा का मॉडल को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं,
तो इनका शिक्षा का मॉडल क्या है ये समझ में आता है। ये भी उसी शिक्षा के मॉडल का हिस्सा है कि आपने वाईफाई फ्री उपलब्ध कराना था, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना था। आप युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे और वो युवा जो भ्रमित हो चुका था वो अब इनकी नीति को लेकर, इनके कथनी और करनी में जो अंतर है उसको समझ चुका है और आने वाले समय में युवा अपनी भूमिका में अग्रणी रूप से आगे आकर के इनको सबक सिखाएगा। इन्होंने जिस प्रकार से उनके साथ छल किया है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने में दिक्कतें हो रही है, नहीं बन पा रही हैं, और भी कई जो सरकारी कर्मचारी उनको समयबद्ध तरीके से तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं। कुछ पेंशनर हैं डीटीसी के जो लगातार ये कह रहे हैं कि जी हमें पेंशन लगभग 1-1.5 महीने से हमें नहीं मिली है। उस बारे में जो पेंशनर बैठे हुए हैं उसी पेंशन के भरोसे घर चलता उनका, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए सुभाष जी, आपने जो ये बात कही इससे समझ में आता है, सहज रूप से ये बात समझी जा सकती है कि जो लोग गरीब, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, उनको लेकर बड़े बड़े वायदे करते रहे, अब ये तो वो काम भी नहीं कर पाए। उन्होंने अपना अंशदान दिया, जो दिल्ली नगर निगम के, दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना अंशदान दिया अपनी पेंशन के लिए। और केंद्र सरकार, जो दिल्ली का बजट होता है उसके बजट की दृष्टि से केंद्र सरकार से जो मांग की जाती है, केंद्र सरकार वो बजट का पैसा उनको दे देती है, उनको फंड मुहैया करा देती है, समय पर कराती है। और आप जैसा बता रहे हैं ये तो बड़ी दुखदाई बात है कि ये अपने एम्प्लॉइज को पेंशन भी नहीं दे पा रहे, तो ये वृद्धावस्था पेंशन का क्या होगा? वो तो फिर समझ लीजिए वो तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और जबकि ये बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि ये पेंशन वो पेंशन, और गरीब और मजदूरों की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। ये इससे समझ में आता है ये कैसी आम आदमी की सरकार है कि जो आप पेंशन पर आधारित हैं, उन नागरिकों का क्या होगा, उन बुजुर्गों का क्या होगा जो सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन की बड़ी बड़ी बातें करते थे ये, उन वरिष्ठ नागरिकों का क्या होगा, उनका जीवन कैसे चलेगा, उनका रोजमर्रा का पेट उनका कैसे भरेगा, ये चिंता का विषय है कि उनकी पेंशन उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपना अंशदान दिया है, ये उनका भी अंशदान खा गए। ये ऐसे कट्टर ईमानदार लोग हैं, मैं इनके इस कृत्य की निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं कि इन्होंने इस प्रकार का ये आचरण कर रहे हैं। तो उन गरीबों का, उन कल्याणकारी योजनाओं का जो गरीबों के नाम पर बनाई जाती हैं, और जो गरीबों के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को बना करके और उनके नाम पर केंद्र से पैसा लिया जाता है, आखिरकार उस पैसे को कौन खा जाता है? ये समझ में आता है कि सहज रूप से इनका जो तंत्र है, इनका जो सरकारी तंत्र है, जो इनका सरकार का तंत्र है, जो इनका विधायकों को पूरा पैसा मिलना चाहिए, विधायकों को पैसा क्यों मिलता है पूरा? फिर छत्रपाल जी, जैसे कि पेंशन हो गई और ये दिक्कतें हो रही है, क्या सरकार सचमुच में फायदे में है? जैसा कि दावा किया जाता है कि हमारी सरकार फायदे में है, अगर वो फायदे में है तो ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? इससे समझ में आता है कि जो सरकार अपने कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे पा रही भाई? आप तो फायदे में हैं, आप तो कह रहे हैं सरकार फायदे में है, बस सरकार का फायदा क्या है? तो आप मतलब क्या बिजनेसमैन हो चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस पर चलेगी सरकार? अब मतलब प्रॉफिट में हैं आप, लाभ की स्थिति में होते हुए भी आप अपने उन कर्मचारियों को पेंशन नहीं उपलब्ध करा पा रहे। ये कैसी विचित्र स्थिति है? ये कैसी अर्थशास्त्र है कि लाभ में होते हुए और आप अपने कर्मचारियों को पेंशन नहीं उपलब्ध करा पा रहे? सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को, जो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, जिनका पेट भरने का साधन केवल और केवल पेंशन है, आपने उनके पेट पर डाका डाला है। दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने जा रहा है, आपको ये सबक सिखाया जाएगा। आपने जो दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के मतदाताओं के साथ अन्याय अत्याचार किया है, एक ओर तो आप 28 करोड़ रुपए
जो शराब के ठेकों के अंदर भ्रष्टाचार शराब नीति के कारण आपने किया था, आपकी सरकार ने किया था, उन दोषियों को जिन्होंने वो भ्रष्टाचार किया था, उनको ईडी से बचाने के लिए आप अदालतों में वकीलों को 28 करोड़ रुपए फीस दे चुके हैं। 28 करोड़ रुपए। और आप एक और उन वरिष्ठ नागरिकों को, गरीबों को, सेवानिवृत्त नागरिकों को, अपने कर्मचारियों को, पूर्व कर्मचारियों को, जो आपकी सरकार पिछले 7 साल से चलवाते रहे, उनको आप पेंशन नहीं दे पा रहे। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसी कट्टर ईमानदारी पर, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर, और ऐसे भ्रष्ट लोगों पर धिक्कार है जो लोग आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। धन्यवाद छत्रपाल जी, आपने काफी कुछ बताया सरकार के बारे में, सरकार के रुख के बारे में। इसके लिए आपका धन्यवाद है।